Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। सर कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी, बिल्कुल खैरियत। सर काफी अरसे बाद आपसे जो है इंटरव्यू हो रहा है, आप बड़े मसरूफ रहने लग गए हैं। जी, मैं स्पेन गया हुआ था अपने छोटे बेटे के पास, सलीम। सर मेरा आज का प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि जैसे आप सबको पता है कि मतलब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान काफ़ी जंगें भी हुई और काफ़ी इख्तलाफात भी पाए जाते हैं। तो दो कंसेप्ट हर तरफ से मतलब सामने आते हैं, चाहे वो कोई भी जंग हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई भी वॉर हो, पिछली हिस्ट्री की बात ले लें हम। तो दो कॉन्सेप्ट सामने आते हैं, बल्कि 3 से 4 कॉन्सेप्ट ही सामने आ जाते हैं। कोई कुछ कहता है अपने आर्टिकल्स में, कोई कुछ कहता है, मतलब इस तरह की बहुत सी मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पढ़ाए जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये सर कि 19 आज जो मैं बात करने जा रही हूँ 1965 की बात करने जा रही हूँ। सर सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि व्हाट वाज द रियलिटी और किस वजह से दोनों कंट्रीज के दरमियान, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो है वॉर की सिचुएशन जो है वो हुई थी। और वॉर तो चले हुई, उसके बाद आज जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है या हम जो चीजें देखते हैं, दो कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि हम वो वॉर जीते थे, जबकि इंडिया की जानिब से कहा जाता है कि इंडिया वो वॉर जीता था। सर आपके मुताबिक क्या रियलिटी है और क्या बैकग्राउंड था, किस इशू की वजह से ये जंग जो है वो हुई थी और क्या रियलिटी है, जरा हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ा इशू इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान था कि कश्मीर स्टेट जो है वो आजाद रहेगी या वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी। तो लास्ट टाइम हम बात कर चुके हैं कि एक जंग हुई जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की फौजें आखिर में ओपन होके लड़ी भी, लेकिन मई 1948 के बाद एक सीज फायर लाइन अग्री हो गई और कुछ 2/3 कश्मीर का इंडिया के पास आ गया, पाकिस्तान के पास 1/3 आया और नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान ये इलाके भी ये पाकिस्तान में रह गए। ये मसला फिर यूनाइटेड नेशंस में था, जहां पे यूएन रेजोल्यूशंस ये थे कि यहां पे प्लेबिसाइट होगा, यानी लोगों की राय ली जाएगी कि वो हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट कश्मीर की कोई अग्रीमेंट नहीं थी, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं कि जो रेजोल्यूशन थे उनके मुताबिक पाकिस्तान को सबसे पहले अपने इलाके में जो कश्मीर का था वहां से फौजें हटानी थी। उसके बाद हिंदुस्तान ने अपनी फौजें हटानी थी, क्योंकि महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन किया था, इसलिए इंडिया की प्रेजेंस कश्मीर में लीगल मानी गई। लेकिन इसका मतलब यह था कि जो प्लेबिसाइट होना था उसके लिए इंडियंस के पास ये पावर थी कि वो इतने लोग रख सके जो उस प्लेबिसाइट को मुमकिन करा सके। लेकिन ना पाकिस्तान ने अपना इलाका वेकेट किया, ना हिंदुस्तान ने किया, लिहाजा वो झगड़ा चलता रहा।
बाद में 1952 और फिर 54 में इंडिया ने कहा कि कश्मीर असेंबली ने बाय वोट इंडिया के साथ एक्सेशन परमानेंट कर दी है, यानी अकॉर्डिंग टू देम कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का इंटेग्रल हिस्सा बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान का एतराज ये था कि जो लोग पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में है उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए हम भी मानते ये कश्मीर असेंबली के इस फैसले को कि वो परमानेंटली हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुके हैं। अब इसके बाद 60s के अंदर वहां पे कश्मीर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस हुई और एक वहां पे इंसिडेंट भी हुआ। मुए मुबारक कहा जाता है कि रसूल अल्लाह की एक बाल जो है वो किसी श्राइन में रखा था, वो गायब हो गया और फिर वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने फिर अपनी कोशिश की और वो जो मुए मुबारक है वो दोबारा पा लिया गया और मौलाना मसूदी थे जिन्होंने कंफर्म किया कि ये वाकई वो बाल है। ओके, तो 60s में ये झगड़ा हुआ। अब यहां से 65 वॉर की तरफ हम आते हैं। पाकिस्तान में एक फीलिंग हो गई कि कश्मीर के लोग शायद इंडिया के खिलाफ हैं, तो हमें उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए उनको आजाद करवाने में, यानी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में। तो ये प्रॉब्लम उस जमाने के जो प्रेसिडेंट हैं फील्ड मार्शल अयूब खान और फॉरेन ऑफिस में फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फकार अली भुट्टो, इनके दरमियान और एक अंडरस्टैंडिंग हुई। अयूब खान ने एक हुक्म दिया कि डी फ्रीज द कश्मीर इशू, यानी कश्मीर इशू को दोबारा जिंदा करो, ये सर्द खाने में ना रह जाए। ओके, ये कहने के बाद टेंशन बढ़ती गई दोनों तरफ, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और मार्च अप्रैल के अंदर सिंध की जगह एक जगह है, वो क्या कहते हैं यार, खैर एक सिंध, वहां पे पाकिस्तान और इंडिया के क्लैशेस भी हुए। उसे एकदम मेरे जेहन से वो निकलता जा रहा है, वो है एनी हाउ उस जंग में लिमिटेड जंग थी, वो बिल्कुल दलदल का इलाका था, दलदल का इलाका था। उस जंग में ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान का हैवी हैंड था और इंडियन फोर्सेस वो जरा अपनी परफॉर्मेंस ना दे सके, ये एक फीलिंग हो गई। तो उसके बाद पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो, मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक और फॉरेन सेक्रेटरी अजीज अहमद, इन्होंने एक मंसूबा बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। और इसके तहत अगस्त के अंदर पाकिस्तान ने मुजाहिदीन भेजने शुरू कर दिए कश्मीर में, इस उम्मीद में कि कश्मीर के लोग इनके साथ हो जाएंगे और इंडिया के खिलाफ एक ओपन रिबेलियन हो जाएगी। लेकिन
जो ये था ना ऑपरेशन जिब्राल्टर, ये कोई मुनासिब तरीके से प्लान नहीं हुआ, क्योंकि इनका ख्याल था कि पहले कश्मीर वैली में हम लोगों को अपने साथ मिला लेंगे और फिर जम्मू की तरफ अखनूर पहुंचेंगे। ये स्टेज 2 थी, ग्रैंड स्लैम स्टेज के, वहां पहुंच जाएंगे और जो इंडिया का जम्मू के साथ कनेक्शन है उसे हम डिसरप्ट कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि ये लोग जो मुजाहिदीन वहां गए थे, इनके पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि कश्मीर के अंदर क्या तब्दीलियां आ चुकी हैं। मसलन एक तब्दीली कि उन्होंने पुराना जो वेट का सिस्टम था ना, पाओ और मन, वो खत्म करके किलोग्राम ले आए हुए थे। तो इन्होंने, जो हमारे मुजाहिदीन ने वहां जाके जब दुकानों से सौदा खरीदना चाहा, तो इन्होंने मनों और शेरों की बात की, तो वो जो कश्मीरी थे वो घबरा गए कि ये कौन लोग हैं। उन्होंने जाके इंडियन फोर्सेस को बताया कि यहां काफी लोग आए हुए हैं, हजारों लोग हैं जो एक तो कश्मीरी नहीं बोलते और वो इस किस्म की चीजें हम बात करते हैं। तो वहां पे फिर इंडियन ने उन मुजाहिदीन को पकड़ लिया। लेकिन इस दौरान फिर मिलिट्री एक्शन शुरू हो गया, ठीक है। और फिर जब ये देखा कि वो कामयाब नहीं है, तो इन्होंने अखनूर की तरफ मूवमेंट की और 4 अगस्त को ये लोग वहां पे अखनूर के पास पहुंच रहे थे कि चेंज इन कमांड हो गया। जनरल अख्तर हुसैन मलिक को हटा दिया गया और जनरल याह्या खान को बुला लिया। इसमें 24 घंटे फौजें जो है वहीं रुकी रही और अखनूर तो ना पहुंचे, बल्कि एक बड़ी घमसान की जंग हुई और हाजी पार्क जो पाकिस्तान के पास था, वो इंडियन फोर्सेस ने बड़ी जबरदस्त जंग लड़के पाकिस्तान से खाली करा लिया। तो अब ये जो कश्मीर का जो था ना सारा ऑपरेशन, वो स्टैंडस्टिल हो गया। इसी दौरान 6 सितंबर को इंडियन फोर्सेस ने लाहौर की तरफ रुख किया और सियालकोट की तरफ किया। जब वो लाहौर की तरफ आए तो हमारी फौज उसके लिए तैयार ही नहीं थी। वो तो हमारी एयरफोर्स ने सुबह सुबह जब अपना वो कहते हैं ना सर्वेलेंस किया, तो उन्होंने नोट किया कि इंडियन फोर्सेस तो लाहौर की तरफ आ रही हैं। तो उन्होंने फिर इन्फॉर्म किया वहां के जो कोर कमांडर थे और उनको उठाया। हमारे सोल्जर्स उसको पीटी कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि ये हमला इंडिया से हो रहा है। तब फिर हमारी फोर्सेस गई और इंडियंस के साथ बीआरबी कैनाल के ऊपर फिर 17 दिन जंग होती रही। अच्छा, इस जंग में दोनों तरफ कहीं कहीं आगे बढ़ गया, कहीं कहीं पाकिस्तान आगे बढ़ गया, ठीक है। और प्रॉब्लम यह था कि पाकिस्तान ने इस जंग में अपनी एयरफोर्स को नहीं था इन्फॉर्म किया, अपनी नेवी को भी इन्फॉर्म नहीं था। और
कुछ तो कहते हैं कि कमांडर इन चीफ जनरल मूसा को वो भी पूरा नहीं बताया गया था कि ये जंग किस तरह हम प्लान कर रहे हैं। तो ये जंग अपना ऑब्जेक्टिव जो है ना कश्मीर हासिल करने का, उसमें फेल हो गई, क्योंकि हमारी एयरफोर्स के पास पहले 2-3 दिन तो ये इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठीक थी, लेकिन बाद में इनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं थे और जंग लड़ना मुमकिन नहीं थी। ये इंकशाफ एयर मार्शल नूर खान ने अपने एक इंटरव्यू में जो डॉन में पब्लिश हुआ था वो बताया है। और ये मेरी जो किताब है ना, पाकिस्तान द गैरिजन स्टे, इसमें वो पूरा इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने कहा। एयर मार्शल असगर खान जिन्हें रिटायर कर दिया था, उनका भी मौकफ वहां पे है। फिर मेजर जनरल अख्तर हुसैन ने जो बताया वो भी वहां है। तो और अल्ताफ गौहर जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, जिन्होंने अखबारों में और टीवी में रोज फतह की खबर देते थे, उन्होंने भी एडमिट किया कि 3 दिन के बाद हमारा बुरा हाल होना शुरू हो गया था। तो पाकिस्तान कश्मीर को आजाद कराने की जो कोशिश थी वो नाकाम हो गए। लिहाजा और सीज फायर के लिए सिक्योरिटी काउंसिल ने जो रेजोल्यूशन पास किया, वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मान लिया। अब हम कह सकते हैं कि जिस मकसद के लिए ये जंग की गई थी कि कश्मीर आजाद कराया जाए, वो नहीं हो सका। और इंडिया और पाकिस्तान की जो सीज फायर हुई, उसमें दोनों फोर्सेस ने मामूली सा एडवांस एक दूसरे के खिलाफ किया। तो हम कह सकते हैं कि ये जंग जिस मकसद के लिए की गई थी, उसमें पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका। तो सर इंडिया कॉन्फ्लिक्ट आज तक भी यही है ने पाकिस्तान को रोक लिया। और इसके बाद ताशकंद में प्रेसिडेंट अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद मुआहदा हुआ जनवरी 10, 1966 को, जो रूस ने, सोवियत यूनियन ने अरेंज किया था। और वहां पे यही हुआ कि पाकिस्तान को इंडिया ने हाजी पास वापस कर दिया, लेकिन कश्मीर के ऊपर कोई कंसेशन नहीं मिली पाकिस्तान को। सर, अगर यही सब कुछ मतलब कॉन्फ्लिक्ट है तो कश्मीर का इशू तो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। क्या जंग ही कोई मसले का हल होता है? क्या उसको बातचीत करके हल नहीं किया जा सकता? मतलब इतने साल गुजर गया, मतलब एक डेकेड देख सकते हैं, मतलब गुजर चुका है और ऑलमोस्ट, और हम देखते हैं कि अभी भी वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं रिजॉल्व हो सका और दोनों कंट्रीज के दरमियान इसी बात पे इख्तलाफ रहता है और जो जंग होने के बाद भी उसका हल नहीं निकल सका। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बात यह है कि उसके बाद जो जंग एक और भी तो हुई थी ना, कारगिल की, जिसमें दोनों तरफ न्यूक्लियर वेपन्स भी थे। और अगर वो जंग फैल जाती, कारगिल से बाहर निकल जाती, तो फिर एक और बहुत बड़ी जंग हो जाती। लेकिन उस जंग के अंदर दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी थे। और जंग कश्मीर को हल करने का कोई तरीका नहीं है। इसको पुरअमन तरीके से हल किया जा सकता है। और उसका हल जो मैंने बताया है, और मैं आई स्टैंड बाय इट, कि ना इंडिया ना पाकिस्तान कश्मीर को कभी जो इलाका उनके पास है वो छोड़ने को तैयार होंगे। जो एक मुनासिब इन हालात में सूरत हाल
बनती है वो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, जो कि शिमला अग्रीमेंट 1972 में एक और जंग भी तो हुई थी ना ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, और उसके बिल्कुल। बाद आखिरी चंद दिन ये जंग हमारी तरफ भी हुई थी वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और फिर हाँ, तो चार बिल्कुल। जंगें हो गई ना, चार जंगें हो गई, और उधर हमने ईस्ट पाकिस्तान लूज कर दिया, कश्मीर का 1 इंच हम ले नहीं सके, स्वाय जो 48 के सीज फायर तक हमारे पास आ चुका था। ठीक है, बिल्कुल। सर दूसरी जानिब जैसे कि आपने कहा कि ये जंग थी, जैसे कारगिल की जंग हो गई, तो सर ये सारी मतलब एक-एक एपिसोड में हम कवर कर लेंगे डिटेल्स में। और ओके, दूसरे चले चले, ठीक है। बात ये हो रही है कि 65 जंग हो या कोई और जंग हो, कश्मीर का मसला जंग से तो हल होने को रहा, हो ही नहीं सकता, और उसका मुनासिब हल यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इंडिया और पाकिस्तान, वो 75-74 साल से कम तकरीबन वही इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको मान ले, और इस बॉर्डर के बाद दोनों तरफ से ये जो है ना एग्रेसिव नेशनलिज्म को खत्म करें और कोऑपरेशन का सिलसिला शुरू करें। तो अ, ये सारा कश्मीर का बॉर्डर भी रिलैक्स कर दें, पंजाब का भी आप कर दें यार, ट्रेड करें, आना जाना करें, कल्चरल एक्सचेंज करें, एजुकेशनल एक्सचेंज करें, ये है तरीका दुनिया में आगे बढ़ने का। वो पाकिस्तान को समझ आए या ना आए, दिस इज द ओनली सोल्यूशन आई कैन प्रपोज, यही हो सकता है। तो सर आपके नज़दीक जो 1965 की जंग है ना तो पाकिस्तान के हक में आई थी ना इंडिया के हक में आई थी, नहीं क्या? नहीं, बात यह है, उसमें एक पोजीशन तो गलत है ना, पाकिस्तान ने जिस लिए जंग लड़ी थी वो तो बिल्कुल कामयाब नहीं पाकिस्तान उसमें हुआ। तो इंडिया ने तो जंग नहीं ना थी लड़ी, इंडिया ने तो इनको बॉर्डर पे रोक लिया, बस बात खत्म है। वो अगर जंग करके पाकिस्तान को खत्म करना चाहते वो एक और बात थी, मे बी दैट वॉज नॉट द प्लान, ऐसे देखना चाहिए ना। जंग आपने शुरू की थी कश्मीर को आजाद कराने के लिए, वहां पे आप टोटल फेलियर हो गए, इंडिया ने आपको रोक लिया। हाँ जी, वो क्या लाहौर हासिल करना चाहते थे या सियालकोट, वी डोंट नो, वो वो हासिल नहीं कर सके, लेकिन वो उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था मेरे ख्याल से। वो तो यही था कि अगर ये कश्मीर में आगे बढ़ेंगे तो हम इनको लाहौर में और सियालकोट में फिर मूव करेंगे। ये उनकी 1948 की एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी भी है जो मेरी जिन गैरिजन स्टेट बुक में मैंने दे दी है। उनकी तरफ से प्लानिंग ये थी कि इफ वी आर वीक इन कश्मीर वी मूव इन टुवर्ड्स लाहौर, ऐसे बात खत्म हो गई। तो उन्होंने जो हमारी मिशन थी ना कश्मीर को आजाद कराने की, उसको टोटली उन्होंने रोक लिया, और देखा जाए तो पाकिस्तान अपने मकसद में नाकाम हो गया। इंडिया का मकसद जो था कि इनको रोक लेना है वो उन्होंने रोक लिया, बात खत्म हो गई यहाँ पे। सो दिस इज वन कांट टेक अ न्यूट्रल पोजीशन। जिसने जंग शुरू की, हाँ, जिसने जंग शुरू की होती है, अगर वो अपना ऑब्जेक्टिव ना हासिल करे और सीज फायर हो जाए तो देन ये कहना चाहिए ना कि जिसके लिए इन्होंने शुरू किया था उसमें नाकाम हो गए पाकिस्तान वाले। तो सर इस पूरी जंग में एक रन ऑफ कच्छ का भी कॉन्सेप्ट था, वो जरा हमारे व्यूवर्स के साथ क्लियर कर दीजिएगा। हाँ, वो रन ऑफ कच्छ ही मैं ढूंढ रहा था। ये अपना रन ऑफ कच्छ जो है ये सिंध और इंडिया का जो गुजरात प्रोविंस का जो है ना स्टेट का इलाका, वहां पे ये दलदल के इलाके हैं जिनका कोई कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। वहां पे कुछ बॉर्डर अनक्लियर था, जहां पे फिर पाकिस्तान ने जंग, वो फौजें दोनों लड़ी, और उसके अंदर क्योंकि पाकिस्तान के पास अमेरिकन कोरियन वॉर के जो लेटेस्ट वेपनरी थी वो इनके पास थी, वहां पे कहा जाता है कि उन दिनों में जरा पाकिस्तान का हाथ जो था वो डोमिनेंट था। इंडियन तो नहीं मानते, लेकिन इंटरनेशनल जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उनका ये एक उनकी रिपोर्ट थी। लेकिन उसी कामयाबी के नशे में पाकिस्तान ने फिर ये ऑपरेशन जिब्राल्टर किया जो नाकाम हो गया, ये कहना चाहिए। कश्मीर पे उन्होंने हमें कहीं कामयाबी नहीं होने दी, बल्कि बल्कि वो जो है लाल बहादुर शास्त्री जो उनके वाइस
प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना जीता हुआ एक इलाका हाजी पास जो था वो वापस दे दिया पाकिस्तान को। ये इंडिया की तरफ से एक कंसेशन भी पाकिस्तान को मिली। ठीक है, ऐसे है। तो सर देखें, जंग तो कोई मसले का हल नहीं होती। आपको जी, क्या लगता है इशू पे क्या आने वाले टाइम में कोई इस तरह दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, टेबल टॉक हो सकती है, या इसको मतलब दोबारा लड़ाई की सूरत हाल हो सकती है? क्या कहेंगे आप? अगर लड़ेंगे तो दोनों, कम से कम पाकिस्तान वुड बी द मेजर लूजर, क्योंकि यहाँ पे हमारी टेरिटरी कम है। और पता नहीं, अब आई कांट स्पीक ऑफ ए वॉर विथ फॉट ऑन न्यूक्लियर वेपन्स, कौन कैसे इस्तेमाल करता है। आप उनका दिल्ली तबाह कर देंगे, वो लाहौर तबाह कर देंगे। आप उनका बॉम्बे तबाह कर देंगे, वो कराची तबाह कर देंगे। तो ये किसने जंग जीती और किसने जंग हारी, ये एक बेकार सा सवाल है। इट विल बी, हो ही नहीं सकती जंग, यानी अकल के एतबार से तो जंग नहीं हो सकती। टू विन कश्मीर, नो, नो चांस। निगोशिएटिंग टेबल पे आप और इंडिया अगर बैठ जाए तो महल दोनों साइड एग्री कर सकती हैं कि 75 साल का, 74 साल का जो एक्सपीरियंस है, वी कीप अवर कश्मीर, यू कीप योर कश्मीर। और उसमें हमें नॉर्दर्न एरियाज भी तो मिल रहे हैं ना, जो बहुत बड़ा इलाका है जहां पे चाइना और ये सीपेक का सारा है। तो पाकिस्तान कैसे, इंडिया मांगता है वो सारा कश्मीर वापस, वी से नो, हम तो सारा तुम्हारा कश्मीर चाहते हैं। हाँ जी, हम चाहते हैं वो कश्मीर। तो दोनों जो है अपने अपने साइड जो उनके कब्जे में आ चुका है वो उनका ही हिस्सा है, बस दैट्स ऑल। बिल्कुल। सर हमारे मतलब मैंने एक आपसे पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपने कश्मीर के हवाले से बताया था। सर यूएन की जानिब से, जैसे अब आपको पता है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने ये कश्मीर का इशू यूएन में उठाया था, और उसके बाद जो वो नॉन टाइम वेस्ट करने की आदत है हमारी गवर्नमेंट्स को, जब कुछ इनके पास ना हो अपनी, और ये नाकाम हो रहे हो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में, तो ये कश्मीर के इशू को ले जाते हैं लोगों की डिस्ट्रैक्शन करने के लिए। वहां पे क्या हुआ? नथिंग हैपेंड। यूएन रेजोल्यूशन जो है अंडर चैप्टर 6 है, अंडर चैप्टर 6 द यूएन ओनली हैज अ पीस प्रमोटिंग रोल। सिक्योरिटी काउंसिल कुछ इंपोज नहीं कर सकती। और वहां वो कहते हैं कि दोनों साइड्स अपना विकेट करें कश्मीर को, प्लेबिसाइट, ये वो। इंडिया कहता है कि वो सारी चीजें खत्म हो गई थी जब हमने आपके 93,000 या 94,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हमने लिए थे, आपको बगैर उनको सजाएं देने के, लंबी सजाएं हमने आपको वापस दे दिए। और आपने आगरा नहीं, आगरा कह रहा हूं, शिमला एग्रीमेंट के अंदर लिखा है कि ऑल इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी रिजॉल्व थ्रू पीसफुल मीन्स बायलैटरली। वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि यूएन का इसमें कोई रोल नहीं है, वो रेजोल्यूशंस बेकार हो चुके हैं। बस इंडिया का ये मौकफ है। अगर आप नहीं मानते तो जंग करके कश्मीर फिर ले लें, बस बात खत्म हो गई। बिल्कुल। तो सर हम आगे वाले आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे जो 1971 की वॉर है, 1999 की जो इस तरह की वॉर्स हैं, जो मतलब जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। उस पर आपने काफ़ी बुक्स भी लिखी, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। तो आज मेरे ख़्याल से हम सबका ये कॉन्सेप्ट तो वो मतलब आपकी पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, आपकी रिसर्च के मुताबिक वो हम लोगों को जानने का मौका मिला, हमारे व्यूवर्स को जानने का मौका मिला। 1965 का जो एक मतलब कॉन्सेप्ट था हमारे दरमियान, एक सवालिया निशान जो छोड़ चुका था पूरी एक हिस्ट्री की डेकेड्स में, तो वो हमारे एक व्यूवर्स को जो है एक नया एक मतलब चीज़ें जो है एक्सप्लोर करने को मिली हैं। क्योंकि काफ़ी आर्टिकल्स आते हैं तो उसमें मतलब कंफ्यूज होके आज की जनरेशन रह गई है, कुछ समझ नहीं आता कौन सी रियलिटी है और बैकग्राउंड क्या है। जो आपने रियलिटी बयान की है उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब सारे मामला जो है आगे आने वाले टाइम में देखते हैं, होप फॉर दी बेस्ट कश्मीर, देखते हैं कि क्या इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या इसको मतलब रिजॉल्व हो भी सकता है, या जंग ही किसी मसले का हल होती है। तो ये सारी एक मतलब सिचुएशन हमारे साथ क्रिएट होती रही है, और हम अभी भी उसी कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं, अभी भी हम उस थ्योरी का शिकार हैं, और ये सारी मामलात हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच सर।
ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।